नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। आज का ये शो बहुत ही खास है क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के बारे में, जिसको लेकर लोगों के मन में काफी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन सा लेना चाहिए, ओल्ड रेजिम अच्छा है या फिर न्यू रेजिम अच्छा रहेगा। इसको हम बारीकी से समझने वाले हैं और इस शो को देखने के बाद में आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सबका समाधान भी आपको मिलने वाला है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ में जुड़े हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट विनोद फोगला जी, जो कि हर सवाल के जवाब देने वाले हैं। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पत्रिका टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार और हिंदू नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद जी, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में ये हो गया है कि टैक्स वो पे करेंगे तो ओल्ड रेजिम में जाएंगे या न्यू रेजिम में जाएंगे। सबसे पहले तो यही समझाइए कि दोनों में फर्क क्या है, ओल्ड रेजिम होता क्या है और न्यू रेजिम होता क्या है, और लोगों के लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा, तो है क्या सबसे पहले ये? देखिए, इंडिया में अब दो तरीके के टैक्स रेजिम है, एक नया टैक्स रेजिम और एक ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम जो सालों से चला हुआ आ रहा था, अभी पिछले 2 साल पहले नया टैक्स रेजिम गवर्नमेंट ने और लॉन्च किया। ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 4 तरीके के स्लैब हैं, 4 तरीके की विंडो है, और नए टैक्स रेजिम के अंदर 6 तरीके के स्लैब हैं। तो इसमें क्या है कि कंप्लायंस को कम करने के लिए, इजी करने के लिए और सारे कागजात नहीं संभालने पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स रेजिम लॉन्च किया। अब नए टैक्स रेजिम में करीबन जो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 10-11 तरीके की डिडक्शंस मिलती थी, वो डिडक्शंस नए टैक्स रेजिम के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में 80C की लिमिट मिलती थी, जो 1,50,000 तक। 80C के अंदर किसी भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस का या टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है, 2 बच्चों की होम ट्यूशन तक आता है, स्टैंप ड्यूटी आता है, PPF आता है, NSC आता है, ELSS म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो आता है। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो होम लोन की EMI में जो ब्याज और इंटरेस्ट, ब्याज और दूसरा मूलधन दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो मूलधन भी 80C के कंपोनेंट में आता है। इसके अलावा 80D का डिडक्शन आता है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पे अवेलेबल होता है। इसके बाद NPS का डिडक्शन आता है, HRA का आता है, LTA का आता है। जो ये सारे के सारे इस तरीके के 10-11 तरीके के डिडक्शंस जो हैं वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अवेलेबल थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने नए टैक्स रेजिम के अंदर हटा दिए। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है कि 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो वो टैक्सेबल स्लैब में आती है, और वहां पर नए टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। दोनों ही, चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम ले या नया टैक्स रेजिम ले, दोनों में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की इनकम 7,50,000 रुपये है तो नए टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ओल्ड टैक्स रेजिम में 5,50,000 तक है तो भी नहीं लगेगा। अब रही बात कि कौन सा चूज करना चाहिए, तो उन दोनों में से क्या है कि 5 लाख तक की अगर इनकम हो तो कोई सा भी टैक्स रेजिम अपने ले सकते हैं, ओल्ड और नया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी विनोद जी, मान लीजिए एक सैलरीड पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो एनुअल हम देखें तो 6 लाख से ऊपर जा रही है, तो उसके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा? क्योंकि अभी तक लोगों के अंदर डीपली ये समझ नहीं है कि ओल्ड रेजिम लेना है या न्यू रेजिम लेना है, दोनों के अंदर फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो वो थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए कि अगर 6 लाख रुपए किसी की इनकम है सालाना, तो उसको कौन सा लेना बेहतर, कौन सा प्रेफर वो कर सकता है? अगर 6 लाख रुपए आपकी इनकम है तो आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम लेते हैं तो आपको तभी ओल्ड टैक्स रेजिम लेना चाहिए जब आप 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप कर सकते हो। आपको एक सिंपल बेसिक रूल पकड़ना है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स रेजिम दोनों में ही टैक्स फ्री है। उसके बाद 1 लाख रुपए का अगर आप डिडक्शन कहीं भी एलिजिबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो 80C में करें, 80D में करें, या फिर आपने डोनेशन कहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के अगर 1 लाख रुपए हो जाती है तो बराबर आपका 6 लाख हो गया। तो ये आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। फिर नया टैक्स रेजिम लें या पुराना टैक्स रेजिम लें, आपको हमेशा ये देखना है कि अगर आपकी डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम लेना चाहिए, 5 लाख प्लस 6 लाख। अब इस उदाहरण से अपने समझते हैं, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए का डिडक्शन अवेलेबल है, तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख रुपए हो गए दोनों। तो आप नया टैक्स रेजिम लें या पुराना लें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे नया जो है न्यू रेजिम जो है जिसके अंदर 7 लाख तक का है, उसके अंदर क्या रिबेट मिल पाएगी, किसी तरह का डिडक्शन उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं? नए टैक्स रेजिम के अंदर केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन का
जो है वही अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर 7,50,000 तक की इनकम है और अगर आप कोई भी डिडक्शन आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं एलिजिबल प्रोडक्ट में, तो आपको नए टैक्स रेजिम में ही जाना चाहिए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन जो कि एक राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट अब नहीं खरीदना चाह रहे, सबसे कम का जो लॉक इन वाला पीरियड है वो ELSS म्यूचुअल फंड है, उससे ज़्यादा कोई भी टैक्स सेवर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट करते हैं तो 5 साल, 15 साल, 16 साल इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे होते हैं जो वो नहीं चाहते कि अपना पैसा ब्लॉक करें, क्योंकि एक तो वो उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो पैसे को एंजॉय करना चाहते हैं और दूसरा राष्ट्र निर्माण में भी भूमिका अदा करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नए टैक्स रेजिम में जाया जा सकता है। दूसरे वो लोग जो कि कोई भी पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो उनको नए टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, ज़्यादा फायदा है। जो लोग कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं उनको एक अपना ब्रेक इवन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपकी डिडक्शंस ज़्यादा हैं प्लस बेसिक लिमिट से तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम लेना है, और अगर आपकी डिडक्शंस कम हैं तो आपको नया टैक्स रेजिम लेना है। ये आपके लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट। विनोद जी, ये तो हुई एक सैलरीड पर्सन की बात हमने कर ली है। अब मान लीजिए उसी सैलरीड पर्सन की इनकम एनुअल 10 लाख से ज़्यादा है, या कोई बिजनेसमैन है या फ्रीलांसर करता है वर्क जिसकी 10 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम हो रही है, तो अब उसको किसके अंदर जाना चाहिए और कौन से रेजिम के अंदर उसके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है? क्योंकि दोनों के अंदर जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर रात दिन का फ़र्क हम कह सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए किसी की इनकम है और अगर आप 3 लाख रुपया डिडक्शन में बचा लेते हैं तो दोनों आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। 3 लाख से ज़्यादा अगर आप बचाते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। अगर 3 लाख से कम आप बचा रहे हैं टैक्स एलिजिबल प्रोडक्ट में तो आपको नए टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। अब 3 लाख रुपए कैसे बचेगा? 1,50,000 रुपया तो 80C की लिमिट में, 25,000 रुपया तक हेल्थ इंश्योरेंस, अगर पेरेंट्स का लिया तो 50,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो होम लोन में जो ब्याज जाता है उसमें भी 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो ये सारे मिलाकर के अगर आपके 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, कंसीडरिंग आपकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए हो। अगर 3 लाख रुपए से कम हो तो आपके लिए आप नया टैक्स रेजिम ही मोस्ट सूटेबल है। नहीं तो नए टैक्स रेजिम के अंदर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो बहुत हाई जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड के। हम देखें तो उसको लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि नहीं हम तो ये ओल्ड ही रखेंगे। और हाँ, एक सवाल ये भी आता है कि अगर किसी ने न्यू रेजिम अभी सेलेक्ट कर लिया है तो क्या नेक्स्ट ईयर उसको ओल्ड में कन्वर्ट कर सकता है फिर से? देखो, सबसे ज़्यादा राहुल जी इसमें क्या होता है कि पहले 2 साल पहले जब नया टैक्स रेजिम लॉन्च किया तब बहुत सारे सैलरीड लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट क्या था कि ओल्ड टैक्स रेजिम था, तो ओल्ड टैक्स रेजिम चलता हुआ आ रहा था। लेकिन लास्ट ईयर से क्या हुआ कि नया टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो बहुत सारे सैलरीड लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि अपने को ओल्ड टैक्स रेजिम लेना है या नया टैक्स रेजिम लेना है। वो इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू करते आ रहे थे और जब उन्होंने अपने HR के सामने या कंपनी के सामने इन्वेस्टमेंट प्रूफ डेडलाइन से पहले प्रेजेंट किए तो वो कंसीडर नहीं किए, जबकि TDS भी उनका नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग काटा गया। अब उनके लिए सॉल्यूशन क्या है कि जब वो 31 जुलाई 2024 से पहले ITR फाइल करेंगे तो उनका TDS अगर नहीं बन रहा है तो वो रिफंड हो जाएगा और आप अगर नए टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। वो आपको कैलकुलेशन करनी होगी। जैसा कि आपने कहा कि 2 टैक्स रेजिम में क्या है कि 4 तरीके के स्लैब हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगता है, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख प्लस वालों के लिए 30% है। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है 10% या 15% का कोई टैक्स स्लैब नहीं है। लेकिन सेक्शन 87 के तहत क्या है कि अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में पूरा टैक्स फ्री है। अब नए टैक्स रेजिम में क्या है कि ये छोटे छोटे स्लैब बना दिए 3-3 लाख के, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख इस तरीके से, और उसमें 5% का टैक्स रेट, 10% का, 15% का, 20% और फिर 30% का। तो ये जो है ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और आपकी डिडक्शंस जो हैं वो उसके बराबर नहीं आ रही हैं तो आपको नए टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, अदरवाइज टैक्स रेजिम में पुराने में ही फायदा है। एक और बात राहुल जी मैं यहाँ जो कहना चाहूँगा, नया टैक्स रेजिम बहुत ही सिंपल है और सिंप्लिसिटी मैटर करती है, क्योंकि हर आदमी तो CA या CFP नहीं है, क्योंकि सिंप्लिसिटी और कंप्लायंस कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है नया टैक्स रेजिम। और मुझे ऐसे लगता है
कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट जो है वो केवल नया टैक्स रेजिम ही रखेगी, ओल्ड टैक्स रेजिम को विड्रॉल करेगी। नहीं विनोद जी, यहाँ मान लीजिए अब मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने हेल्थ पॉलिसी भी ले रखी है, मैंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने अपनी एक हेल्थ पॉलिसी भी ले रखी है, परिवार के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मेरी इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा हो रही है एनुअल, तो मैं न्यू टैक्स रेजिम में जाता हूं, तो मैंने तो वो इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है वो टैक्स डिडक्शन के लिए ही कर रखा है कि मेरे को टैक्स के अंदर रिबेट मिल जाए, क्योंकि मोटो तो इंसान का यही रहता है ना कि टैक्स कहीं ना कहीं बचाना है, उस पर्पज से भी वो कर देता है। तो उन चीज़ों को क्या कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उसको बंद कर देना चाहिए? अब देखो ये बात राहुल जी आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो टैक्स को कंसीडर करके होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, टैक्स उसका एक पहलू है, एकमात्र पहलू है, पर पूरा टैक्स को कंसीडर करके कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेने का पर्पस टैक्स तो एकमात्र एक साइड का पहलू है, उससे बड़ा ये है कि अगर अनटाइमली कोई डिमाइज हो जाए तो उसका परिवार वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि उसकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की डिजीज या एक्सीडेंट की वजह से उसका परिवार जो है वो सड़क पे ना आ जाए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। कहीं पर भी अगर चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे पीपीएफ में किया हो, किसी भी प्रोडक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ और वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं, न कि टैक्स के लिए। तो ये जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, टैक्स हटाने के बाद भी उनको कंटिन्यू करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल प्लान जो आपने बनाया है, जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं, उनमें कंटिन्यू बना रहना चाहिए। हायर टैक्स पेयर है जो 15 लाख से ज़्यादा जिसकी एनुअल इनकम हो जाती है, 20 लाख या करोड़ों में जा रही है, उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? क्या क्या बेनिफिट वो ले सकता है, या कौन सा स्लैब उसके लिए बेनिफिट रखता है कि उसको न्यू में जाना चाहिए या ओल्ड में जाना चाहिए? देखिए राहुल जी, 15 लाख या 15 लाख से ऊपर की जो इनकम है, 5 करोड़ तक की इनकम जिनकी है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम जनरली अच्छा रहता है। अगर वो 4 या 4.25 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, डिडक्शन लेने के लिए अपने पास 80C, 80D, होम लोन का इंटरेस्ट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अगर 4-4.25 लाख रुपए का डिडक्शन ले लेते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ही अच्छा है, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा अगर 15-15.5 लाख रुपए की इनकम प्लस आपकी जा रही है तो। नहीं विनोद जी, जैसे कि अब उसके अंदर भी यह है कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमको ओल्ड लेना है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखा तो उसके लिए न्यू ही बेस्ट रहेगा, या प्रेफर वो न्यू की तरफ कर सकता है? आमतौर पर क्या होता है राहुल जी कि जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर होती है उनका इन्वेस्टमेंट होता ही है। अगर फिर भी नहीं कर रखा है फिर तो ओबियसली नया टैक्स रेजिम ही उनके लिए सूटेबल है। लेकिन जिनकी इनकम 15 लाख प्लस है वो 100% जो है वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके ही रखते हैं। वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता कि वो, क्योंकि वो पूरा फाइनेंशियल प्लान बना करके रिस्क प्रोफाइलिंग करके पूरा प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। तो उनके लिए इसलिए मैंने बोला कि 4-4.25 लाख रुपए तक का अगर डिडक्शंस अवेलेबल हैं, उनके लिए एलिजिबल हैं, तो उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना चाहिए। अदरवाइज फिर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो फिर आप नए टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। विनोद जी, हमारे पास में एक सवाल आया है, एक एम्प्लॉय का सवाल है कि उनकी कंपनी में कहा जा रहा है एचआर की तरफ से कि उनको चूज करना है, ओल्ड करना है या न्यू रेजिम चूज करना है, तो वो कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट उनका क्या रहेगा और टीडीएस किस अकॉर्डिंग उनका कटेगा? और उनके ये भी सवाल है कि इसको क्या हम बाद में चेंज कर सकते हैं कि एचआर ने मान लीजिए बाय डिफॉल्ट न्यू कर दिया तो क्या हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखो, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है कि नया टैक्स रेजिम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ओल्ड टैक्स रेजिम उससे पहले बाय डिफ़ॉल्ट होता था। तो अगर आपने कंपनी को कुछ नहीं बताया तो आपकी कंपनी जो है वो नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपकी इनकम में से टीडीएस काटेगा। जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप आईटीआर फाइल करते टाइम, यानी जो इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो आईटीआर फाइल होगी उसकी लास्ट डेडलाइन है 31 जुलाई 2024, जो कि ऑलरेडी आईटीआर फाइल होना शुरू हो गया है और 3-4 दिन के अंदर ही जो 4 अप्रैल तक करीबन 24-25 हज़ार आईटीआर ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो उसमें अगर आप आईटीआर जब फाइल करेंगे तो आपकी अगर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है तो टीडीएस रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, और अगर आपने आपका होमवर्क कर लिया, आपने मैथ कर लिया कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ायदा है, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम लेने के लिए स्पेसिफिकली आपके एचआर को बताना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन आप बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे।
पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान कि ओल्ड लेना है कि नया लेना है, तो आप अपना होमवर्क कर लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग ओल्ड आपको सूटेबल रहेगा या नया टैक्स रेजिम रहेगा। मैंने एक ब्रॉड आइडिया आपको दे दिया है कि अगर आप उस तरीके के टैक्स पेयर हैं जो कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए नया टैक्स रेजिम आप जो कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है वो रख लीजिए। अगर आप रेगुलर बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम का स्पेसिफिकली आपके एचआर या कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डेबिट हो, काटा जाए। और फिर उसके बाद जब आप 31 जुलाई 2025 इस फाइनेंशियल ईयर की अगले साल जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब आप वापस कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको वापस ओल्ड से नए में आना है या नए से ओल्ड में आना है तो वो पॉसिबल है। सैलराइड जो पर्सन है वो कितनी भी बार ऐसा चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस क्लास केवल एक बार ही चेंज कर सकते हैं। तो मतलब चेंज कर सकते हैं, ये फैसिलिटी दी गई है कि बाद में भी आप उसको एक बार तो बदल ही सकते हैं, बार बार नहीं होगा लेकिन वो एक बार हम उसको बदल सकते हैं। विनोद जी, अब बात करते हैं 2024 के लिए टैक्स सेविंग टिप्स की कि क्या है जिससे टैक्स और ज़्यादा थोड़ा सा बचा सकते हैं, या लोगों को अभी भी नहीं पता कि इन चीज़ों से भी टैक्स बचाया जा सकता है। देखिए राहुल जी, सबसे पहला है 80C का छूट। 80C में कई तरीके के प्रोडक्ट एलिजिबल होते हैं। 80C में मैक्सिमम जो विंडो है वो 1,50,000 का है। उसके अंदर कई तरीके के विंडो होते हैं, जैसे सबसे पहले पीपीएफ आ गया, एनएससी आ गया, टैक्स सेविंग एफडी आ गई, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आ गया जो 3 साल का लॉक इन होता है। आपने कोई भी एलआईसी की पॉलिसी ली यानी लाइफ इंश्योरेंस की, कोई टर्म इंश्योरेंस लिया, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस तक, स्टैंप ड्यूटी तक, ये सारी 80C की विंडो में आती है। मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। और इनके ट्रांजैक्शन क्या बैंक से होने चाहिए, ये भी कंपलसरी है, मस्ट है? ये भी लोगों का सवाल रहता है कि हमने तो कैश में कर दिया भैया, ट्यूशन फीस है वो कैश में कर दी, तो वो सब कुछ इंक्लूड होगा इसके अंदर? नहीं, कैश का तो नहीं करना चाहिए, या तो चेक से या इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना चाहिए और उसका एक्नॉलेज हमेशा अपने को रखना चाहिए, क्योंकि कैश का तो करने का मतलब ही नहीं है। और दूसरी जो विंडो है वो है 80D की, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है, दैट इज़ ओवर टू अबव टू 1,50,000। उसमें अगर आप 25,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। अगर पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो 50,000 रुपये तक का और लिया जा सकता है। ये 80D का है। फिर उसके बाद एनपीएस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 80CCD के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो ओवर टू अबव टू 1,50,000। 50,000 रुपये का अलग से लिमिट है। इसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो होम लोन की जो ईएमआई जा रही है, किस्त जा रही है, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक मूलधन होता है और एक ब्याज होता है। मूलधन को तो 80C में लिया जाता है, लेकिन ब्याज जो है वो 24B सेक्शन के अंदर आता है और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की होती है, तो वो भी आप डिडक्ट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा 80G में जो है वो डोनेशन भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 50% और कुछ के लिए 100% एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन में देने में डोनेशन का भी रहता है। तो ये सारे तरीके के टैक्स हैं, लेकिन इनमें क्या है कि अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो शुरुआत से ही करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैंने देखा है कि जब आप फरवरी मार्च में जाकर के इनकी प्लानिंग करते हैं तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर या टैक्स पेयर जो है वो मिस सेलिंग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता होमवर्क करने के लिए और उनकी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांग रही होती है। तो आप पूरे साल से स्टार्टिंग से ही प्लान करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और सहज होगा और स्मूथ होगा। एक विनोद जी, एक सवाल और आया है कि एचआरए अगर किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, मान लीजिए एचआरए नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं सब बाहर नौकरी करते हैं, रेंट पर रहते हैं, तो क्या जो उनका रेंट वो पे कर रहे हैं उसको डिडक्शन में ले सकते हैं? एचआरए क्लेम किया जा सकता है, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर एचआरए क्लेम किया जा सकता है। एचआरए के लिए अपने को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के घर पे ही किराए में रहते हैं तो अगर आप जो किराया दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली या चेक से ही पेमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है कि जिसके अकाउंट में आप किराया दे रहे हैं घर उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपने पैसा ट्रांसफ़र किया अपने फादर साहब के नाम से, जबकि आपका जो रजिस्टर्ड नाम है घर का, ओनर जो हैं वो आपके माता जी हैं, तो इस केस में नहीं मिलेगा। फिर उसके अलावा जो एचआरए की कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। ओके, तो एचआरए और दोनों चीज़ें जो है, दोनों चीज़ें या तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन मिलेगा या फिर एचआरए का मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि एक तरफ तो आपने घर ले रखा है और दूसरी तरफ आपने एचआरए की भी कर सकते हैं, तो दोनों में से एक ही चीज़ होती है।
तो अगर मान लीजिए अगर एचआरए का हम बेनिफिट ले रहे हैं तो रेंट का नहीं मिलेगा, वो ईएमआई का नहीं मिलेगा जो हम दे रहे हैं, या फिर ईएमआई का अगर कोई बेनिफिट ले रहा है, हाउस लोन ले रखा है, तो उसके बाद में फिर एचआरए का नहीं मिलेगा, दोनों में से एक का ही मिलेगा। दोनों चीजें एक ही जगह रहेगा ना, कोई भी आदमी एक ही जगह रहेगा। या तो आपने घर ले रखा है तो घर ले रखा है तो उसका जा रहा है, अगर आपने वो किराए पे दे रखा है तो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उससे अगर किराया आ रहा है तो उसकी इनकम भी आपको शो करनी पड़ेगी। तो काफ़ी कुछ आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि टैक्स सेविंग टिप्स पर भी हमने बात करी है, ओल्ड और न्यू रेजिम के ऊपर भी हमने बात करी है। तो विनोद जी, अब एक सवाल ये उठता है कि क्या इससे इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेजिम हो चुका है। लोगों का पहले उद्देश्य रहता था टैक्स बचाना, इन्वेस्टमेंट होती थी, तो क्या उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब फ़र्क पड़ने वाला है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर राहुल जी कोई फ़र्क नहीं है। बहुत सारा पैसा बाजार के अंदर आपने देखा होगा, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, निफ्टी ऑल टाइम हाई है, गोल्ड ऑल टाइम हाई है, सिल्वर ऑल टाइम हाई है, एसआईपी की बुक जो है वो ऑल टाइम हाई है। तो इन्वेस्टर तो पैसा अपने फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, घूमने फिरने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए। टैक्स कंपोनेंट बहुत एक जो मिनिमल रोल प्ले कर रहा है, पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। लेकिन टैक्स कंपोनेंट हो या नहीं हो, हमने कोरोना के दौरान देखा कि 15 दिन की सेविंग्स भी लोगों के पास नहीं थी। हजारों लाखों मजदूर जो एक दूसरी जगह से जा रहे थे, वो इसी वजह से जाना पड़ रहा था कि 15-20 दिन की सेविंग्स भी नहीं थी। अगर अपने कहीं भी जाते हैं, घूमने फिरने ट्रैवलिंग करते हैं, अगर अपने को परिवार के साथ 1 वीक की छुट्टियां मनाने जाना है, तो कम से कम अपने 3-4 वीक उसकी प्लानिंग करते हैं उससे पहले। तो हर इंसान आजकल समझने लगा है राहुल जी कि 40-45 साल 50 साल की उम्र के बाद जब उनकी सेकंड इनिंग होगी तो करीबन 30-35 साल की छुट्टियां आने वाली है। क्योंकि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 की थी, जो कि आज बढ़ के करीबन 69-70 की रेंज में है। धीरे धीरे मेडिकल साइंस एडवांस होता जा रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या है, आज का यंगस्टर जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं होना चाह रहा, 45 साल 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाह रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है, जो इन्वेस्टमेंट करने की स्टेज थी, वो 10 साल कम हो गया और 10-15 साल आगे और बढ़ गया। तो रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम या सेकंड इनिंग्स जिसको मैं बोलूं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसलिए क्या है कि आज का युवा बहुत अवेयर है और इसी का परिणाम है कि एसआईपी के अंदर और इन सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर ऑल टाइम हाई प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट चल रहा है। विनोद जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। अगर मैं टैक्स भर रहा हूं, 31 जुलाई से पहले मैंने आईटीआर फाइल की है, तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? देखो, कोई भी आप जब आईटीआर फाइल करते हो तो आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, कई बार क्या होता है कि एक सैलरी अकाउंट यहाँ खोल लिया, उससे जॉब छोड़ दिया, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ तो वो दूसरा पुराना चल ही रहा है। जितने भी सेविंग अकाउंट है सबका आप इंटरेस्ट का स्टेटमेंट दीजिए। आपने म्यूचुअल फंड में, शेयर में जितना भी बाइंग सेलिंग किया है, हालांकि आजकल 26A आता है तो उसके अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई डिस्क्रेंसीज है तो आप सामने से आईटीआर डिपार्टमेंट को बोलिए। तो ये सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट आपको रखना है, कोई कैपिटल गेन आपका हुआ है उसको रखना है, आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है तो आप उसको शो कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको एकदम ट्रांसपेरेंट वे से और कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप 31 जुलाई का वेट मत कीजिए, क्योंकि करीबन क्या होता है कि 80% आईटीआर जो है वो लास्ट मंथ में जाती है। उसकी वजह से आपके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपके सीए हैं जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन आता है जो आपकी आईटीआर को आप ध्यान से नहीं देख पाते। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अभी से आईटीआर फाइल करना शुरू कीजिए, ताकि आपके पास भी टाइम बचे, आपके एडवाइज़र, आपके टैक्स कंसल्टेंट के पास भी टाइम बचे। जी विनोद जी, बहुत अच्छा और बारीकी से आपने सब चीज़ें समझाई है। पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी, आपने मुझे मौका दिया और बात रखने का। तो आई होप आपको भी टैक्स और ओल्ड और न्यू रिजिम के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। और भी आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।